नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन। हमने पिछले एपिसोड में यूसीसी के सवाल को उठाया था और उसी बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने इन दिनों यूसीसी के सवाल को बहुत तेजी से उठा दिया है, जिससे बहुत से दुष्प्रचार, गलतफहमियां सामने आ गई हैं। अब औरतें क्या सोचती हैं, इस नुक्ते नजर पे हम बात कर रहे थे और हमने इस हवाले से ये देखा कि हरियाणा और उसके आसपास के राज्यों में किस तरह से गोत्र का महत्व है। एक गोत्र में शादी होने पर मर्डर तक कर दिया जाता है। दूसरी बात हमने महाराष्ट्र और केरल के कुछ हिंदुओं की उठाई थी, जिनके यहाँ मामा की शादी को बहुत ही अच्छी शादी माना जाता है। हमने ये भी जिक्र किया कि खासी समुदाय में किस तरह से अलग रस्म रिवाज है। हमने ये भी बात उठाई कि उत्तर भारतीय इलाकों में कैसे संपत्ति के बंटवारे में पिता से पुत्र का नियम चलता है और उसी तरह नायर समुदाय में माँ से बेटी का नियम चलता है। ऐसे बहुत से डिफरेंसेस हैं। हमने इसके अलावा मुस्लिम समुदाय ने किस तरह रिफॉर्म को एक लंबे समय तक नकारा है, उसका भी जिक्र किया। 3 तलाक का जिक्र किया, हलाला का जिक्र किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 किस तरह से एक अधूरा कानून है, वो औरत के साथ इंसाफ नहीं करता, हमने इसका भी जिक्र किया। अब इसी हवाले को हम आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ उसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि औरतें किस तरह से इस यूसीसी की बहस को देखती हैं और औरतों को किस तरह से इस बहस से गायब कर दिया गया है। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि इस एपिसोड को और इसके पार्ट 1 को जो यूसीसी पर है, आप पूरा ज़रूर देखें और पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड दोनों को देखें, ताकि आपको औरत के हवाले से क्या सोच है वो स्पष्ट हो, साफ हो और आप भी इस बहस में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस समाज के लिए। क्योंकि सभी धर्मों की महिलाएं परिवार के भीतर पिस रही हैं, उनके साथ नाइंसाफी बढ़ती जा रही है। इसलिए परिवार के भीतर महिला अधिकारों के प्रश्न को धार्मिक चिंताओं के दायरे से बाहर खींचकर एक मानवाधिकार के प्रश्न के रूप में स्थापित करना भी बेहद जरूरी काम है। क्योंकि धर्म पितृसत्तात्मक विचारधारा में गहरी जड़ें रखता है, इसलिए स्त्री और पुरुष के बीच आधारभूत शक्ति असंतुलन पर चोट नहीं की जा सकती। राज्य बनाम समुदाय और समुदाय बनाम महिला का ध्रुवीकरण तोड़ने की भी जरूरत है। इसे सिर्फ एक विकल्प के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है और वो है लैंगिक समानता पर आधारित वैकल्पिक कोड। इसलिए एक ऐसे महत्वपूर्ण, न्यायप्रिय और भेदभाव मुक्त कानून का विकल्प उपलब्ध कराना ही होगा जिसकी आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे कानून की अनुपलब्धता के चलते उन महिलाओं के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचता जो भेदभावपूर्ण कानून की जकड़ से बाहर निकलना चाहती हैं। महिलाएं ये भी मानती हैं कि कानून ऐसा हो जो महिलाओं को इस देश के नागरिक होने की हैसियत से एक बराबर न्याय देता हो, जो धार्मिक तर्कों के आधार पर इंसाफ को परिभाषित ना करके भारत का नागरिक होने की हैसियत से इंसाफ की पैरवी करता हो। न्याय पाने के धर्म के अलावा वैकल्पिक तरीके और भी होने जरूरी हैं। ऐसे में जो लोग धर्म को मानते ही नहीं, उन्हें ऐसे कानूनों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। समान नागरिक संहिता को महिलाएं वैकल्पिक इसलिए कह रही हैं क्योंकि निजी कानूनों में सुधार का काम भी साथ साथ चलता रहना चाहिए। और दूसरी बात, यदि लैंगिक न्याय पर आधारित वैकल्पिक कोड भी हमारे सामने होगा और निजी कानून भी होंगे तो धीरे धीरे व्यवस्था में सुधार लाया जा सकेगा। वैकल्पिक कानूनों की उपलब्धता स्वयं ही निजी कानूनों में सुधार की दिशा में काम करेगी। यदि अधिकाधिक महिलाएं इस न्यायपूर्ण कानून का प्रयोग करने लगेंगी, इससे विभिन्न समुदायों पर दबाव पड़ेगा अपने निजी कानूनों में सुधार के लिए। अन्यथा महिलाएं उस वैकल्पिक साझा कानून का प्रयोग तो करती ही रहेंगी। क्योंकि ये साझा कानून वैकल्पिक होगा, इसलिए सुधार के विरोधियों की तरफ से इसका विरोध भी कम होगा, क्योंकि ये उन पर बाध्यकारी नहीं होगा। ये तरीका न केवल किसी बहुमतवादी कानून को थोपने से रोकेगा, बल्कि ज्यादा स्वीकार्य भी होगा। ऊपर हमने जो 6 बिंदुओं का अभी जिक्र किया, उनका संबंध महिलाओं के साथ होने वाली धोखेबाजी और उत्पीड़न से है। इसीलिए जरूरी
क्या है कि महिला आंदोलन द्वारा उठाई गई आवाज को केंद्र में रखा जाए, क्योंकि इन कानूनों के बनने या निजी कानूनों में बदलाव से सबसे ज्यादा महिलाओं पर ही असर होगा। समान नागरिक संहिता पर बहस करना या उसका मसवदा तैयार करना ना तो किसी धार्मिक पहचान पर आक्रमण है, ना ही इससे राष्ट्रीयता को कोई फायदा या नुकसान है। इसे टच मी नॉट बनाकर देखना गलत है। मुस्लिम विधि के विद्वान ताहिर महमूद का भी यही कहना रहा है कि परंपरागत कानूनों के लिए धार्मिक और राजनीतिक दबाव के बजाय मुसलमानों को समान नागरिक संहिता की मांग करना चाहिए। ये तो रही बड़े फलक पर देखने और बदलाव की बात, जिसमें सभी समुदायों को साथ लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन मौजूदा सरकार इस मुद्दे पर बहुत जल्दबाजी में नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि चुनाव से पहले वो किसी तरह इस मुद्दे को भी अपनी झोली में डाल ले। अब सवाल ये है कि लोगों में इसको लेकर बहुत संदेह है, डर भी है, उन्हें सरकार पर विश्वास नहीं है, सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहा है। ऐसे सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 3 तलाक कानून के निर्माण की प्रक्रिया में सिविल कानून में सजा का प्रावधान जबरन जोड़कर सरकार ने इसे औरत के लिए ज्यादा खतरनाक बना दिया। यूनिफॉर्मिटी को अगर हद से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश होती है तो वो होमोजिनिटी बन जाती है। होमोजीनस या समरूपी हो जाना बहुत खतरनाक साबित होता है। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुसंस्कृति वाले देश हैं। हमें जर्मनी या फ्रांस से समरूपी कानून नहीं सीखना चाहिए, वो एक भाषा के देश हैं। सऊदी अरब, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात से भी नहीं सीखना चाहिए, वो भी एक कल्चर के देश हैं। इनको हम हूबहू फॉलो नहीं कर सकते। इन देशों में कानून एक कल्चर के हिसाब से चल सकता है, हमारे देश में नहीं चल सकता। हमें सभी समुदायों की भागीदारी के साथ देश में लंबी बहस चलानी चाहिए। उस मंथन से जो अमृत निकल कर आएगा वही देश को स्वीकार्य होगा। ऊपर से थोपा हुआ कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। इसमें दो राय नहीं है कि इंसान की चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो सके कि कोई भी धार्मिक संदर्भ देखे बिना मानवीय आधार पर न्याय हो सके और सबको न्याय मिले, स्वीकार्यता हो उसकी। लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया की मांग करता है, और एक आदर्श स्थिति तो वो होती है जब वैकल्पिक सिविल कोड फिर निजी कानूनों में सुधार से होते होते हम कदम दर कदम अंततः एक अनिवार्य समान नागरिक संहिता को जन्म देने में सफल हो जाएं। इस बदलाव को एक साथ न करके हमें कदम दर कदम किए जाने की जरूरत है, जो इस प्रक्रिया को पूरा किए बिना संभव नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी समुदाय की सहमति नहीं है, विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय की सहमति नहीं है किसी बदलाव को लाने के लिए। लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि जब तक समुदाय के पुरुष बदलाव के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक महिलाएं अन्याय का शिकार होती रहे। जब 1955 व उसके पहले हिंदू कोड बिल पास करने के लिए मसवदे पर बहस प्रारंभ हुई थी, तो उसके विरोध में अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे थे। ये सब बातें रिकॉर्ड पर है। मसलन ये पूरे हिंदू समाज के ढांचे को ध्वस्त करने का षड्यंत्र है। परिवार में स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं व जवाबदेही अलग अलग होती है, इसलिए दोनों को समान अधिकार देने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी दलील ये भी दी जा रही थी कि हिंदू समाज में महिलाओं को एक अत्यंत सम्मानजनक स्थान प्राप्त है, इसलिए पुरुषों के समान संपत्ति में अधिकार देने से महिलाओं की छवि धूमिल होगी तथा वे भी भौतिक सुविधाओं के आकर्षण से ग्रस्त दिखने लगेंगी। चौथा तर्क हिंदू स्त्री के स्वभाव के बारे में भी था कि उसका पालन पोषण व प्रशिक्षण इस प्रकार किया जाता है कि यदि उसे अधिकार मिल भी जाए तो परिवार के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह ही करती रहेगी। इसी प्रकार 1985 में जब शाहबानों का मामला सामने आया तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जिस तरह का हंगामा बर्पा किया था वो भुलाए नहीं भूल सकता। 2017-18 में 3 तलाक खत्म करने के प्रश्न पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, लेकिन बावजूद इसके
हिंदू कोड बिल टुकड़ों में ही सही पास हुआ और मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ गया। समान नागरिक संहिता की बहस का विरोध एक लंबे अरसे से संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देकर भी किया जा रहा है। लोग फौरन ये कह देते हैं कि हमें धार्मिक आजादी का अधिकार है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमें धार्मिक आजादी है, लेकिन अनुच्छेद 25 की शुरुआत ही इस बात से होती है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, अर्थात कुप्रथा और भेदभाव को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता। यदि परंपरा के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर महिलाओं के साथ अन्याय या शोषण हो रहा है, तो उसे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह देश वेद, पुराण, गीता, पुराण, बाइबिल या किसी अन्य धर्म ग्रंथ से नहीं, संविधान से चलता है और समता, समानता, समान अवसर तथा समान अधिकार संविधान की मूल भावना है। इसे वक्त के साथ कायम करना ही होगा। देखा ये जा रहा है कि इस वक्त की मौजूदा सरकार किसी एक समुदाय के बारे में जिस तरह का रुख अख्तियार करती चली जा रही है, उससे लोगों में जबरदस्त असुरक्षा की भावना पैदा होती चली जा रही है। तो जरूरी यह है इस वक्त कि किसी जल्दबाजी में आए बिना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी से लागू हो जाए। देश में महिलाओं को केंद्र में रखकर चर्चा बहस खूब चलाई जानी चाहिए। इस सारे मुद्दे पर खूब बहस होगी और बहस के बाद जो औरतों के सुझाव आए, जो उनके रिकमेंडेशन आए, उनको लिस्ट आउट किया जाना बहुत जरूरी है। ये बातें जब होंगी तब एक तरह से एक माहौल बनेगा और लोग ये समझ सकेंगे कि अगर निजी कानूनों में भी बदलाव जारी है और एक तरह से जो लैंगिक समानता पर आधारित औरतें सवाल उठा रही हैं, उनको भी सुना जाएगा। ये एक बेहद जरूरी बात होगी। किसी एक समुदाय पर आरोप प्रत्यारोप करके हम एक बेहतर कानून तो कभी भी नहीं बना सकते। इसलिए भारत में सभी धर्मों की महिलाएं अपने पुरुषवादी दृष्टिकोण से इतर अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखते हुए इस बात का समर्थन करती हैं कि लैंगिक समानता पर एक वैकल्पिक कोड लाया जाए। इससे जो बातें निकल कर आएंगी उसमें ये होगा कि महिलाओं की बात को मान्यता मिलेगी, उनके श्रम को पहचान मिलेगी, उनके जो सामुदायिक नेता है उनके ऊपर अपने समुदाय को बेहतर बनाने का एक दबाव भी बनेगा और उनकी बातों को सुना समझा जाएगा। और इसके बाद कॉमन सिविल कोड आए या ना आए, ये बहस हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है, क्योंकि निजी कानूनों में सुधार की प्रक्रिया चल रही होगी और लैंगिक समानता पर आधारित एक वैकल्पिक कोड हमारे सामने होगा, जिससे हम वैकल्पिक कोड से होते हुए एक कंपल्सरी कोड की तरफ चलेंगे, तो हम इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। तो ये था हमारा नजरिया यूसीसी के सवाल पर। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे मुद्दे जन जन तक पहुंचने में कामयाब हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। नमस्कार।